Okay, so today we will talk about the atomic radius or atomic size. And especially we will discuss about the atomic radius of group of period third. हम period third की जो atomic size है या radius है उसको discuss करेंगे. सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि ये जो atomic radius है ये क्या होता है. तो simply atomic radius जो है, this is the distance from center of nucleus to valence shell. न्यूक्लियस की सेंटर से वैलेंस शेल तक जो फासला होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं. सपोज अगर मैं एक डायग्राम बना लूं, ये एक एटम है, इस एटम में एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके इर्द गिर्द मेनी शेल्स है. तो रेड कलर को देखिए, न्यूक्लियस की सेंटर से वैलेंस शेल तक जो फासला होता है, इस फासले को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. इस फासले को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं. असल में जो एटॉमिक रेडियस होता है ये बहुत छोटा मेजरमेंट है, बहुत स्मॉल मेजरमेंट है. तो इसको यूजुअली हम एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं. एटॉमिक रेडियस जो है इसको यूजुअली हम किस यूनिट में, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं. ये अपने साथ नोट करो. और एटॉमिक रेडियस का जो डेफिनेशन है इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं. क्या डिफाइन कर सकते हैं? ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance between center of two adjacent homoatomic atoms or element. homoatomic atom ऐसे एटम जो इक्वल्स होते हैं, जो सेम होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? शाबाश, होमोएटॉमिक एटम. जब आप दो होमोएटॉमिक एटम को लेते हैं और इनके बीच जो फासला होता है, इस फासले को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. इस फासले को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ. और उस बॉन्ड लेंथ को जब आप 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा इसका हाफ. तो बॉन्ड लेंथ की जब आप हाफ लेते हैं तो that will give us the atomic radius of the atom. देखिए, this is basically half of the distance between the center of two adjacent homoatomic atom. जो homoatomic atoms होते हैं, ठीक है, homoatoms जो होते हैं, homoatoms के बीच जो half of the distance होता है इसको हम कहते हैं atomic radius. अब मैं आपको एक मजे वाला बात बताता हूँ और वो ये है कि एटॉमिक रेडियस को मालूम करना ये बहुत मुश्किल काम है. ये बहुत मुश्किल काम है. ठीक है, मैं लिख रहा हूं इधर. एब्सोल्यूट एटॉमिक रेडियस cannot be determined. हम एब्सोल्यूट जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस है इसको हम मालूम नहीं कर सकते. क्यों? उसकी दो वजूहात है. एक तो हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की विकास, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नामुमकिन है. इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करना ये इम्पॉसिबल है. किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करना ये बहुत मुश्किल काम है. ये आप याद रखो. और दूसरा रीजन जो है
वो कुछ ये है कि isolation of the atom is also impossible. Isolation of atom is quite impossible task. किसी एक एटम को अलग करना और फिर इस छोटे एटम का साइज मालूम करना, ये बहुत टफ काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरी बात को समझ गए? हम जो है, हम एटम की जो एटॉमिक रेडियस है या जो साइज है, इसको हम कैसे मालूम करेंगे? हाँ, इसके लिए हम मुख्तलिफ तरह के तरीकों को यूज करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज, मुख्तलिफ तरीके यूज होते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज। उस टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके साथ जाना पहचाना भी होगा वो है XRD। XRD, एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से भी आप किसी एटम का साइज या रेडियस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये जो हमारे साथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसकी मदद से भी आप एटॉमिक रेडियस को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम जो है ना मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और तरीका भी बता सकता हूं। थ्योरेटिकली हम एटॉमिक साइज को कैसे मालूम करेंगे? हम बहुत सारे एटम्स को ले लेंगे, हमें उस एटम की तादाद हमें मालूम होगी। एक एटम का साइज मालूम करना ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम नॉन नंबर ऑफ एटम को लेंगे, 10 एटम लेंगे, 15 एटम्स लेंगे, 20 एटम लेंगे, उसकी कंबाइंड साइज को मालूम करेंगे। सपोज हम कहेंगे कि 20 बंदों का जो साइज है वो हमारे साथ सपोज फॉर एग्जांपल 10 आ गया, तो एक का साइज क्या होगा? शाबाश, 10 को हम 20 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या? 0.5। एक बंदे का साइज जो है ना वो 0.5 आ गया। अगर 10 बंदों का 20 बंदों का साइज जो है वो 10 नैनोमीटर है, तो इसमें एक बंदे का साइज तकरीबन कितना होगा? हाँ शाबाश, दैट विल बी 0.5। तो ये थ्योरेटिकली हम अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक रेडियस को मालूम करना, एब्सोल्यूट एटॉमिक रेडियस को मालूम करना ये मुश्किल काम है। ये हमारे साथ क्या है? एब्सोल्यूट साइज को डिटर्मिनेशन जो है इसको मालूम करना, इट इज क्वाइट हार्ड, ये काफी मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मोस्टली एटॉमिक साइज को, सो वी यूजुअली डिटरमाइन साइज फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कोवेलेंट रेडियाई। अपने साथ नोट करो, कोवेलेंट रेडियाई, फ्रॉम आयनिक रेडियाई, from van der Waal radii, van der Waal radii, and from metallic radii। चलो आप एक एक को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, ये आयनिक रेडियाई क्या होता है, ये van der Waal रेडियाई क्या होता है, और ये मेटालिक रेडियाई क्या होता है, एक एक। असल में जो कोवेलेंट रेडियाई होता है, दिस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस होता है, हाफ ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है, बिटवीन टू adjacent same atom, same atom, this is the half of the distance between two adjacent same atom। जब आप दो adjacent same atom bonded by covalent bond,
जबकि दोनों एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड पे अटैच हुए होते हैं। ये हमारे साथ है एक एटम, ये पड़ोस में दूसरा एटम है। अब दोनों एटम जो है इसकी बीच ये जो फासला आ गया, इसको हम कहते हैं क्या? बोलो, अभी मैंने आपको बता दिया, बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड लेंथ को जब आप 2 पर डिवाइड बॉन्ड करेंगे तो इससे आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस। इससे आ जाएगा क्या? कोवेलेंट रेडियस। काइंडली कीप इन माइंड, इससे आ गया कोवेलेंट रेडियस। आप समझ गए? अब कोवेलेंट रेडियस जो है ये असल में कोवेलेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी कंपाउंड की कैरेक्टर होती है? शाबाश बोलो, कोवेलेंट। ठीक है। और ये जो कोवेलेंट रेडियस होता है ये ज्यादातर हम नॉन मेटल्स के लिए लेते हैं। नॉन मेटल की जो एटॉमिक साइज होती है, शाबाश, ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, इसको यूजुअली हम कोवेलेंट रेडियस की मदद से मालूम करते हैं। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो साइज है, इसको हम यूजुअली किस चीज से मालूम करते हैं? शाबाश, हाँ, कोवेलेंट रेडियस से जो है ना हम मालूम करते हैं नॉन मेटल के लिए। व्हाट इज आयोनिक रेडियस? ये जो आयोनिक रेडियस है ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस to the valence shell in an ion. This is the distance from nucleus center to valence electronic cloud भी आप लिख सकते हैं of an ion। इसमें आपने आयन का जिक्र करना है। आयन्स कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, वो ये है कि कैटायंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज ऑफ स्मॉल साइज देन पेरेंट एटम। ये जिस एटम से बनते हैं ये पॉजिटिव आयन, तो वो बड़े हो गए साइज में। वो एटम जो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं उसका साइज बड़े होते हैं, और जो आयन इससे बनते हैं उसका साइज कम होगा। यानी कैटायन का साइज एटम से कम होगा हमेशा, और एनायन का जो साइज है ये ऑलवेज आप लार्ज साइज देन पेरेंट एटम। ये अपने पेरेंट एटम से साइज में हमेशा बड़े होते हैं। कैसे? चलो इसको प्रूव कर। पता है 3 शेल है और इसमें ऐसे होते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमारे साथ बनता है Na पॉजिटिव। हमारे साथ क्या बन गया? बोलो, Na पॉजिटिव बन गया। तो जब आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, शाबाश, तो कितने शेल रह गए? बोलो। 2 शेल रह गए ना। आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया तो शेल भी खत्म हो गया, तो हमारे साथ बन गया सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन एक कैटायन है और ये अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटा है। ये अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है? छोटा है, ये याद रखो। अब जो एनायंस होते हैं, सपोज मैं क्लोरीन ले रहा हूं। क्लोरीन में ऐसा है ना कि उसमें 3 शेल्स है और इन 3 शेल में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह है कि 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्लोरीन को जब 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका चार्ज हो गया नेगेटिव। अब इसका साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो 2, 8 और 7 थे, अब हो गए 2, 8 और 8। तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो कीप इन माइंड, एक कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट से छोटा होता है और एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। रेडियस क्या होता है? नाउ
व्हाट इज अ वान डेर वाल रेडियस? वान डेर वाल रेडियस क्या है? बेसिकली दिस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दिस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस between two isolated या non-bonded atoms। जब दो नॉन बॉन्डेड एटम एक दूसरे के करीब बैठे हुए होते हैं और उनके बीच जो फासला होता है, इनके बीच क्या होते हैं? जो नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं, नॉन बॉन्डेड एटम के बीच, आइसोलेटेड एटम के बीच जो फासला होता है, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है, इसको हम आइसोलेटेड इंटरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम वान डेर वाल रेडियस कहते हैं। कैसे? सपोज आप नोबल मेटल्स को ले लो, नोबल एलिमेंट्स नहीं, मेटल्स नहीं, नोबल एलिमेंट्स। ये जो नोबल गैसेस जो होते हैं, ये जो जीरो ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, इनर्ट गैसेस जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ वान डेर वाल फोर्सेस पर लगे हुए होते हैं। सपोज ये हमारे साथ है एक हीलियम, देखो, और ये पड़ोस में लगा हुआ है दूसरा हीलियम। इनके बीच वान डेर वाल्स इंटरेक्शंस है। इनके बीच कौन सा इंटरेक्शंस है? देखो मैंने क्लाउड सा लिख दिया, ठीक है। अब इसकी न्यूक्लियस से उसकी न्यूक्लियस तक ये जो फासला होता है, ये असल में पूरा का पूरा वान डेर वाल लेंथ होता है। और जब आप इसकी हाफ लेते हैं तो इसकी हाफ को हम कहते हैं वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। आप समझ गए? तो जब आप नोबल मेटल्स की, जब आप जो नोबल एलिमेंट्स होते हैं, इसकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, दो नॉन बॉन्डेड एटम जो होते हैं या वान डेर वाल फोर्सेस पर जो एटम एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, इसकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस जब आप लेंगे तो इसको हम कहते हैं क्या? वान डेर वाल रेडियस। और ये ज्यादातर हम किसके लिए लेते हैं? नॉन पोलर या हम नोबल एटम्स जो कहते हैं, इसके लिए हम इसको लेते हैं। अब समझ गई? एक्चुअली एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस जो है, ये मेटेलिक एटम्स के लिए यूज होते हैं। जो मेटेलिक एटम होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मेटल्स होते हैं, ये असल में एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से लगे हुए होते हैं, इनके बीच मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस को हम कैसे मालूम करेंगे और ये क्या है? बेसिकली दिस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance between adjacent nuclei of metallic atoms, which are bonded by metallic bond, जो एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से लगे हुए होते हैं और इनके बीच आधा फासला जो हम लेते हैं। सपोज हमारे साथ दो मेटल्स हैं, ठीक है, ये दो मेटल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से लगे हुए हैं। अब इसकी न्यूक्लियस से उसकी न्यूक्लियस तक ये जो पूरा फासला होगा, ये मेटेलिक बॉन्ड लेंथ है, ये मेटेलिक बॉन्ड लेंथ है। इस मेटेलिक बॉन्ड लेंथ का जब आप हाफ लेंगे तो मेटल्स की केस में हम इसको फिर मेटेलिक रेडियाई कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक रेडियाई कहते हैं। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपको एक मजे वाला बात बताता हूं, और वो ये है कि इन चारों में यूजुअली बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, ठीक है, इसका सीरीज कैसा होगा? देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि तो हाँ बिल्कुल, दैट इज स्पेस वो होस्ट खैर सर। देखिए, चलो ऐसा करते हैं कि जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताता हूँ।
सपोज मैं एक डायग्राम को बनाता हूं, मैंने एक आयरन पीस ले लिया, आयरन पीस मैंने ले लिया, गोल्ड पीस मैंने ले लिया, ठीक है, ये हमारे साथ है एक गोल्ड पीस। अब इसमें ऐसा है ना कि बहुत सारे एटम बैठे हुए हैं, ये हो गया एक एटम, पड़ोस में ये दूसरा एटम बैठा हुआ है, ये तीसरा एटम बैठा हुआ है, नीचे हमारे साथ कुछ एटम और बैठे हुए हैं, ठीक है, नीचे कुछ और एटम बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, ठीक है, नीचे कुछ और एटम्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसका सेंटर जो है इसका न्यूक्लियस है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम सबको पता है, ठीक है। और एटम्स जो मेटल्स जो होते हैं ये यूजुअली साइज में बड़े बड़े हुए होते हैं, इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है ये अपनी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत लूजली अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होता है, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अक्सर इधर बाहर लो पर घूमते फिरते हैं, आवारा ऊपर जो है ना वो घूमते फिरते हैं इधर। अब देख रहे हैं ना इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर शेल से बाहर जो है ना वो इधर उधर घूम रहे हैं, आवारा टाइप जो होते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स ये जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वजह से ये सारे एटम एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, ये सारे एटम एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, सारे एटम एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, सारे एटम एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, तो इस तरह की इंटरेक्शंस को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस शेल में जो आवारा टाइप इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अक्सर शेल के बाहर बैठे हुए होते हैं, तो अपना न्यूक्लियस तो उसको कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो पड़ोस में दूसरी एटम के भी करीब हो जाते हैं, तो उस पड़ोस वाली एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे एक इंटरेक्शन पैदा होता है और इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। देखिए आप लोगों को पता है, मैं आपको एक मजे वाला पॉइंट बताता हूं कि ये जो वांडर वाल रेडियस होते हैं ना, एटॉमिक रेडियस में ये जो वांडर वाल रेडियस होता है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर मेटेलिक बॉन्ड्स सबसे बड़े होते हैं, मेटेलिक रेडियाई, सॉरी बॉन्ड नहीं, रेडियाई बड़े होते हैं। फिर हमारे साथ एनियानिक रेडियाई यानी रेडियस ऑफ एनाइन जो होते हैं ये बड़े होते हैं। फिर कोवेलेंट रेडियाई होते हैं, और सबसे छोटा रेडियाई जो होता है वो कैटियानिक रेडियाई होते हैं, कैटियानिक रेडियाई, ठीक है। ये अपने साथ नोट करो, शाबाश। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजाई टाइम खत्मी की दोबारा भी आ राजाई क्लास तो दोबारा लॉग इन किए गए, कदी बने बखबर हुआ